अक्षरा जब पैदा हुई तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुई। बचपन से ही जो भी चीज वो कहती उसके बाबा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। वैसे तो अक्षरा की बहुत सारी सहेलियां थी कॉलेज में, लेकिन मानसी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। गरीब घर की मानसी एक सीधी साधी लड़की थी और अक्षरा को हमेशा अच्छे और गलत के लिए समझाती रहती थी। एक बार अक्षरा जब मॉल में शॉपिंग कर रही थी और मानसी उसके साथ थी, तो वो एक ऐसी ड्रेस पसंद करने लगी जो उसके पास पहले से ही थी, बस उसका रंग अलग था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू पैसे खर्च करना क्यों चाहती है, जबकि ये ड्रेस तूने पिछले महीने ही खरीदी थी। यार, उसका रंग ग्रीन है, इसका पिंक है, कितना डिफरेंस है दोनों में। अक्षरा, जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझने की कोशिश कर। देख, तेरे पास ऑलरेडी ये ड्रेस है, बस रंग अलग है। क्या कहेंगे सब कि फिर यही ड्रेस पहनकर आ गई, बस रंग ही तो दूसरा है। देख, मेरी मम्मी तो कहती है कि इंसान को फालतू खर्च करना ही नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, ये रखती, ले, अब तो खुश हो जा। अक्षरा वापस मुड़ने लगती है कि वहां पर काम कर रहे सेल्समैन तुषार से वो टकरा जाती है। तुषार उसे तुरंत ही संभाल लेता है। थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया, वरना तो। ये कहकर अक्षरा ने जैसे ही तुषार की तरफ देखा वो उसे देखती ही रह गई। ब्लैक पैंट और सफेद कमीज में तुषार बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थैंक यू बोल और चल। आर यू ओके मैम? ओह यस यस, थैंक यू सो मच। और जब दोनों सहेलियां बाहर आ जाती हैं तो अक्षरा मानसी से कहती है कि वो लड़का बहुत हैंडसम है और उसे लग रहा है कि उसे कहीं उससे प्यार ना हो जाए। हेलो मैडम, क्यों बेचारे की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली हो? ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम ऐसे गरीब लड़के को पसंद करो। गरीब? लेकिन यार, वो तो बहुत हैंडसम था। उसकी तरफ से ध्यान हटा लो, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाएगी यार। तेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरे पापा गरीबों को पसंद नहीं करते, तू जानती है ना। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करते। अच्छा बाबा, मैंने तो बस बोला था कि वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अक्षरा तुषार के चेहरे को भूल ही नहीं पा रही थी। वो बहाने बहाने से मॉल जाने लगी और जब भी वो तुषार को देखती बस देखती ही रह जाती और उसे उससे प्यार हो गया। फिर एक दिन, क्या बात है मैडम, आज तो बड़ी सज धज कर आई हो, कितनी प्यारी लग रही है तू सूट में। हाँ मानसी, आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, चल ना। फिर वो मानसी के साथ मॉल में आ जाती है। तुषार किसी ग्राहक को कपड़े दिखा रहा था। जैसे ही वो फ्री हुआ, अक्षरा उसके पास जाती है, अंगूठी उसके सामने कर देती है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। वहां पर आए हुए लोग, वहां के मेंबर और मानसी सब हैरान हो जाते हैं। खुद तुषार भी हैरान था कि एक इतनी सुंदर अमीर लड़की उसे शादी के लिए प्रपोज कर रही है। सब लोग देख रहे हैं। लेकिन पहले शादी के लिए हाँ कहो। अरे, ये कैसी जिद है? मैं तो आपको अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ। पर मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम तुषार है, तुम्हारे बाबा एक स्कूल में क्लर्क है और तुम्हारी माँ घर संभालती है। तुम्हारी एक छोटी बहन है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है। तुम्हारा एक छोटा सा घर है और तुम्हारे पास एक कुत्ता भी है। इतना काफी है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। प्लीज हाँ कर दो ना शादी के लिए, मैं ना नहीं सुनूंगी। तभी मानसी भागकर उसके पास आती है। ये तो क्या कर रही है? मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना। और तुम्हारे समझाने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैं तुषार से प्यार करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे आपसे बात तो करने दीजिए। देखिए मैम, जितने की आप यहाँ से ड्रेस खरीदती है ना, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। आपको देखकर ही लगता है कि आप करोड़पति घर की लड़की हैं। नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा अंदाजा गलत है। हम लोग अरबपति हैं। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। उस समय तुषार उसे समझा बुझाकर वहां से भेज देता है। लेकिन रोज रोज अक्षरा वहां पर पहुंच जाती और तुषार का नौकरी करना भी मुश्किल हो गया था और कहीं न कहीं वो भी अब अक्षरा को पसंद करने लगा। फिर एक दिन उसने अक्षरा को हाँ कहती और ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। फिर दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और उन दोनों की शादी की गवाह मानसी बनी। और इस तरह अक्षरा, जो एक अरबपति बाप की इकलौती औलाद थी,
तुषार के गरीब घर में आ गई। और जब ये बात उसके पापा को पता चली तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ तुषार के घर आते हैं। ये तुमने क्या किया अक्षरा? तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? मैं इस शादी को नहीं मानता। चलो मेरे साथ। पापा, आपके मानने से क्या होता है? मेरी शादी तुषार के साथ हो चुकी है और यकीन ना आए तो ये देखिए सर्टिफिकेट। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज से तुम मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। अक्षरा अपनी गरीब ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगी। एक दिन जब मानसी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आई। और करो प्यार, और करो शादी। हालत देख रही हो तुम अपनी? कभी पहने हैं इतने सस्ते कपड़े? क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मुझे तो लगता है तुमने कई दिनों से पार्लर का मुंह भी नहीं देखा है। तुम तो जानती ही हो तुषार की सैलरी इतनी नहीं, घर चल पाता है बस इतना ही बहुत है। तुषार ने तो अपने बाबा से भी कह दिया है कि वो घर खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो बस छोटी के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। तुम्हें नहीं लगता अक्षरा, तुम जानते बूझते एक बड़ी खाई में गिर गई हो? हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, सब लोग यहाँ पर कितने अच्छे हैं। तुषार के बाबा और माँ मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखते हैं। छोटी के रूप में मुझे एक छोटी बहन मिल गई है। और तुषार, वो तो मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मैं क्या बताऊं तुझे। अब ये गरीब ससुराल ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। चल, मैं ये बात मान लेती हूँ कि तू बहुत खुश है, लेकिन मुझे लगता है अक्षरा, तूने बहुत जल्दबाजी की। तुझे बहुत अच्छा घर मिल सकता था, पर तुषार तो नहीं मिलता ना। बाहर दरवाजे पर खड़ा तुषार ये बातें सुन लेता है और उसे खुशी होती है कि अक्षरा उससे इतना प्यार करती है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर इसके भी तो कितने सारे अरमान हैं। अभी तुषार ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैनेजर का फोन आता है और वो तुषार से कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। और ये सुनते ही तुषार परेशान हो जाता है। वो घर के अंदर आता है। अरे, आप आ गए? चलिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं मानसी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अक्षरा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ये कहकर मानसी वहां से निकल जाती है और तभी तुषार अक्षरा को बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। मानसी अपना सामान वहीं पर ही भूल गई थी। जब वो वापस लेने के लिए आती है तो तुषार को ये बात कहते हुए सुन लेती है, फिर अपना सामान लेकर चली जाती है। हाँ, ये सब क्या हो गया मेरी सहेली के साथ? मेरे हर सुख दुख में अक्षरा ने मेरा बहुत साथ निभाया है। मुझे भी इस दुख की घड़ी में उसका साथ निभाना होगा। क्या मुझे जाकर अक्षरा के पापा से बात करनी चाहिए? उन्हें समझाना चाहिए कि उनकी इकलौती बेटी कितनी परेशान है। अब नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पहले देखती हूँ, क्या पता तुषार को कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल ही जाए। देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है। मानसी चुपके चुपके अक्षरा की खबर रख रही थी। उसे पता चल गया था कि तुषार को नौकरी नहीं मिली है और तुषार के बाबा रिटायर हो रहे हैं। अक्षरा की हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी। वो अब पहले की तरह खुश नहीं थी। फिर एक दिन मानसी सुबह ही घर से निकल जाती है और सीधा अक्षरा के पापा के पास जाती है। अंकल, नमस्ते। मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, लेकिन अक्षरा से तो आप बहुत प्यार करते थे और शायद आज भी करते होंगे। फिर आप अपनी बेटी को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते हैं? ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? जाकर अपनी सहेली से पूछो, उसी ने अपने लिए गरीब ससुराल चुना है। अगर अक्षरा इतनी समझदार होती तो वो ऐसा फैसला कभी नहीं करती। उससे गलती हो गई है। लेकिन एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुषार से अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिल सकता था, जो उसे खुश रखने के लिए नौकरी न होने के कारण आज बेलदारी तक कर रहा है। देखिए अंकल, ये आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन जब मुझे अक्षरा के दुख से दुख हो रहा है तो वो तो फिर आपकी बेटी है। आपको बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी। ये कहकर
मानसी वहां से चली आती है और अक्षरा के पापा अक्षरा के गरीब ससुराल की जांच पड़ताल करवाते हैं और उन्हें फिर पता चलता है कि वो लोग सफेद पोश लोग हैं और तुषार के पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो बेलदारी कर रहा है। छुट्टी का दिन था, सभी लोग घर पर थे और अक्षरा सबके लिए चाय बना रही थी कि तभी उसके पापा उस छोटे से घर में आते हैं। अक्षरा भागकर अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? क्या करूं बेटा, मैं तो बाप हूं। औलाद की गलतियों को माफ करना ही पड़ता है। और फिर तेरी माँ मुझे दिन रात कितनी बातें सुनाती है। मुझे माफ कर दो पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब पता है। मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है और मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूं। जहां मेरी बेटी का ख्याल रखने वाले इतने लोग हैं, मुझे लगता है तेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तुषार के घर वाले सभी लोग अक्षरा के पापा का बहुत स्वागत करते हैं। अक्षरा के पापा उन सबको रात के खाने पर इनवाइट करते हैं। रात को जब सब लोग अक्षरा के घर जाते हैं तो उसकी ससुराल देखकर हैरान हो जाते हैं और अक्षरा कितनी अमीर है ये देखकर चौंक जाते हैं। कितने दिनों बाद मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? अक्षरा के माँ बाप सबका बड़ा स्वागत करते हैं। सब लोग बैठकर रात का खाना खाते हैं और उसके बाद अक्षरा के बाबा ऐलान करते हैं। देखिए भाई साहब, जो कुछ भी बच्चों ने किया वो उनका फैसला था, लेकिन अगर हम अपनी बेटी की शादी करते तो न जाने क्या क्या देते। और मैं बड़े दिल से अपने दामाद को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दे रहा हूं। अक्षरा के अलावा हमारा तो कोई है ही नहीं। जो कुछ भी है अब इन दोनों ने ही संभालना है। पहले तुषार मना करता है, लेकिन जब उसके माँ बाप समझाते हैं कि जिस तरह अक्षरा हमारी बेटी बन गई है, तुम्हें भी इनका बेटा बनना होगा, तो तुषार हाँ कह देता है। और मानसी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि उसकी अमीर सहेली का गरीब ससुराल भी अब अमीर हो गया है। तो दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे रिंकी अपनी अजीब से मेकअप की बदौलत देखने आए रिश्ते वालों को भगा देती है, जिसकी खुशी में रिंकी अपनी बड़ी भाभी पल्लवी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाती है। लेकिन तभी दोनों ननंद भाभी देखते हैं कि रवि एक लड़की के साथ काफी ज्यादा क्लोज बैठा हुआ है, जिसे देख रिंकी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए सीधा घर आती है। पल्लवी अपनी ननंद को संभालने की काफी कोशिश करती है। तो क्या ये सब सिर्फ रिंकी और पल्लवी की आंखों का धोखा था या इसके पीछे कोई और कहानी है? आइए हम इस भाग में देखते हैं। रिंकी, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया है, प्लीज थोड़ा सा तो खा लो। नहीं भाभी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। रिंकी, अगर तुम ऐसा करोगी तो कैसा चलेगा? उस धोखेबाज इंसान के लिए तुम क्यों अपनी सेहत खराब कर रही हो? भाभी, कभी मैंने उस धोखेबाज इंसान से खुद से ज्यादा प्यार किया था। रवि के लिए मैंने कितना झूठ बोला। रिश्ता देखने आए लोगों के सामने मैंने अपनी माँ की कितनी बेइज्जती की, उनसे न जाने क्या क्या सुना। घर में सबको कितना परेशान किया, देखा ना आपने। रिंकी, कुछ इंसान होते ही है मतलबी। हम चाहे उनके लिए जितना चाहे कर ले, लेकिन उन लोगों को ना ही तो हमारे प्यार की कदर होती है और ना ही इस अफेक्शन की। मैं जानती हूँ ये सब भूलना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम कोशिश तो कर सकती हो ना। चलो अब जल्दी से अपने आंसू साफ करो और ये चॉकलेट मिल्क शेक पियो। मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत पसंद है। लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें लाड ही करती रहूंगी, 2-4 लगा भी दूंगी। चलो अब जल्दी से इसे पियो। अपनी भाभी के बार बार जबरदस्ती करने पर रिंकी चॉकलेट मिल्क शेक पीने लगती है कि तभी रिंकी की फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है, जिसे देख रिंकी गुस्से में अपना फोन उल्टा करके रख देती है। क्या हुआ रिंकी, किसका मैसेज था? कहीं रवि का तो नहीं? हाँ भाभी, उसी धोखेबाज का है। अब चाहे जितना मैसेज या कॉल करे, मैं उसे कोई रिप्लाई नहीं करने वाली।
रिंकी के कोई रिप्लाई न करने पर अब रवि आए दिन उसे अलग अलग नंबर से मैसेज और कॉल करने लगता है। रिंकी जैसे ही रवि का नंबर ब्लॉक करती है तो वो एक नया नंबर ले लेता। यहाँ तक कि अब रवि हर रोज रिंकी की गली के बाहर उसका इंतजार करता था, जिसके चलते अब रिंकी का घर से बाहर आना जाना दुश्वार हो गया था। जाने अनजाने में मैंने कितनी बड़ी मुसीबत को अपने गले से लगा लिया। भाभी, मैं मर जाऊं क्या? अगर ये बात किसी आस पड़ोस में पता चली तो मेरे परिवार की तो कितनी बदनामी होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ऐसा कुछ भी हो। खबरदार अगर तुमने आइंदा मरने की बात की तो रिंकी, मेरे ख्याल से तुम्हें रवि से एक बार मिलना चाहिए। क्या भाभी, आपका दिमाग तो सही है। आप जानती हो ना कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है। उसके बावजूद भी आप मुझसे कह रही हो कि मैं उससे मिलूं। रिंकी, तुम उससे मिलने अकेली नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, और हम दोनों नंद भाभी मिलकर उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसके बाद वो कभी भी ना तो तुम्हें कॉल करेगा और ना ही मैसेज, और ना ही तुमसे मिलने की कोशिश करेगा। रिंकी को अपनी भाभी की बात काफी हद तक सही लगती है, और अगले दिन ही अब दोनों नंद भाभी रवि से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? रिंकी, क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों मुझसे दूर जा रही हो? आखिर मेरा कसूर क्या है? मेरी नंद की जिंदगी बर्बाद करके पूछ रहे हो कि तुम्हारा कसूर क्या है? शर्म नहीं आई तुम्हें मेरी नंद को धोखा देते हुए? धोखा? कैसा धोखा रिंकी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब तो तुम अनजान बनने की कोशिश करोगे ही। 2 हफ्ते पहले तुम मूवी टाइम थिएटर में एक लड़की के साथ चिपक कर बैठे हुए थे। शर्म नहीं आई तुम्हें मुझे धोखा देते हुए? आखिरकार क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? रिंकी की बात सुन रवि एकदम से हंस पड़ता है, जिसे देख रिंकी, देखा भाभी, कितना बड़ा बेशरम इंसान है, इसलिए मैं नहीं मिलना चाह रही थी इससे। चलिए यहाँ से। अरे रुक जाओ बाबा, अगर मैंने तुम्हें अपने हंसने का रीजन बताया तो तुम भी हंसने लगोगी। इतना कहकर रवि अपनी जेब से फोन निकालता है और उसमें एक लड़की की फोटो रिंकी और पल्लवी को दिखाते हुए कहता है, यही ना कि वो लड़की जिसको तुमने मेरे साथ देखा था? यही है मेरी सौतन। अरे बाबा, ये तुम्हारी सौतन नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली ननद है। ये मेरे मामा की बेटी कनिका है। उस दिन इसका अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था, इसीलिए मैं इसका मूड फ्रेश करने के लिए मूवी थिएटर ले गया था, और उसी टाइम आप लोगों ने मुझे उसके साथ देख लिया और उसे मेरी गर्लफ्रेंड समझ बैठे। अच्छा, तो कौन सा भाई अपने बहन के साथ इतना क्लोज होकर बैठता है? तुम हमें पागल मत बनाओ। पल्लवी की बात सुन रवि उन दोनों को एक और फोटो दिखाता है। ये देखिए, मेरी कजन कनिका मुझे राखी बांध रही है। अब चाहे लड़का कितना भी बड़ा प्लेबॉय क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से राखी तो नहीं बंधवाएगा ना। रवि की बात सुन और फोटो को देखकर अब दोनों नंद भाभी को रवि पर विश्वास हो जाता है। आई एम सॉरी रवि, एक गलतफहमी के चक्कर में मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या कह दिया। मुझे तुमसे इस बारे में बात करनी चाहिए थी। हाँ रवि, रिंकी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैंने भी तुम्हें कितना गलत समझा। कोई बात नहीं, अगर मैं रिंकी की जगह होता तो शायद मैं भी ऐसा ही समझता, लेकिन हमेशा आंखों देखी बात सच नहीं होती। रवि की बात सुनकर रिंकी उसके गले लग जाती है और अब नंद और उसके बॉयफ्रेंड का दोबारा से पैचअप हो जाता है, जिसे देख पल्लवी काफी खुश हो जाती है। रवि से मिलने के बाद रिंकी अपनी भाभी के साथ वापस घर आ जाती है, जहां रवि की बातों को सच मानकर दोनों नंद भाभी काफी खुश थी। वहीं दूसरी तरफ रवि, कितना आसान था ना इन दोनों भाभी और ननद को बेवकूफ बनाना। You're right, baby. अच्छा हुआ तुमने उस दिन मुझसे झूठी राखी बंधवाते हुए फोटो ले ली थी। आज वो फोटो तुम्हारे कितने काम आई। वैसे रवि, तुम उस रिंकी से कहीं सच में प्यार तो नहीं करते हो ना? ऐसा तो नहीं कि तुम हम दोनों को चला रहे हो? नहीं बेबी, आखिरकार उस रिंकी में ऐसा है क्या जो मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास जाऊंगा? मैं तो बस उसके साथ उसके पैसों के लिए हूं। अब देखना, मैं उससे शादी का झांसा देकर घर से ज्वेलरी और पैसे लेकर भागने को कहूंगा, और जैसे ही वो ज्वेलरी पैसे लेकर मेरे पास आएगी, मैं उससे सब कुछ छीन लूंगा और तुम्हारे साथ एक नए शहर में जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। रवि एक गोल्ड डिगर लड़का होता है और वो सिर्फ रिंकी के पैसों के लिए उसके साथ होता है, लेकिन अब तो रिंकी रवि पर आंख बंद करके भरोसा करने लगी थी।
इसलिए जब रवि उसे घर से भगाने की बात करता है तो रिंकी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है और आकर सारी बात अपनी भाभी को बताती है। रिंकी, तुम और रवि बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। कल तक तो रवि इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं था और आज वो तुम्हें भगाकर शादी करने की बात कर रहा है। भाभी, आप तो जानती ही हो कि माँ कभी भी मेरे और रवि के रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हम भागकर शादी करेंगे और सीधा घर आ जाएंगे। मैं जानती हूँ माँ मुझे 2-4 गालियाँ ज़रूर देंगी, लेकिन आखिरकार मैं उनकी बेटी हूँ, वो मुझसे कब तक गुस्सा रहेगी। रिंकी के समझाने पर पल्लवी उसका साथ देने के लिए हाँ कर देती है। रिंकी ने सारा सामान पैक कर दिया था और वो आज रात रवि के साथ भागने वाली थी। रिंकी, एक बार फिर से सोच लो, तुम जो कदम उठाने जा रही हो उसके लिए श्योर हो ना? हाँ भाभी, मैं 100% श्योर हूँ। अब आप जल्दी से ऑफिस जाइए, वरना शाम को मेरी शादी में कैसे आ पाएंगी। पल्लवी हर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकल जाती है। बस स्टैंड पर खड़ी होकर पल्लवी बस का वेट कर रही होती है कि तभी सामने बने पार्क पर पल्लवी की नजर जाती है, जहां रवि और कनिका बैठे हुए थे, जिसे देख पल्लवी चुपके से उनके पास जाती है और झाड़ियों के पीछे खड़ी हो जाती है। बस आज की रात कनिका डार्लिंग, जैसे ही रिंकी पैसे और गहने लेकर आएगी तो मैं उसे मंदिर ले जाऊंगा और किसी भी चीज का बहाना करके उसे वहीं छोड़ाऊंगा और आज रात की 10 बजे की ट्रेन से हम अपने सपनों के शहर के लिए निकल जाएंगे। अच्छा, तो बात ये है। शक तो मुझे इस पर पहले से ही था। अब बताती हूँ इसे, मेरी नंद को धोखा देगा, अब तो तेरी खैर नहीं बच्चू। पल्लवी अपने फोन से रवि और कनिका की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और जल्दी से मैसेज करके रिंकी को पार्क में बुलाती है। रवि जैसे ही रिंकी को देखता है तो वो फौरन कनिका से दूर हो जाता है। ये कनिका है ना? ये तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है? वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि इसका ब्रेकअप हुआ है। जब से इसका बॉयफ्रेंड इसे छोड़कर गया है तब से बेचारी काफी उदास रहती है, इसीलिए मैं उसे पार्क में लेकर आया था। बस करो रवि, बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। उस दिन थिएटर और आज पार्क। रिंकी, मैं तुझे इसकी असलियत बताती हूँ। पल्लवी अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो रिंकी को दिखाती है, जिसे देख रिंकी को रवि की सारी असलियत के बारे में पता चल जाता है और वो गुस्से में रवि को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसे देख कनिका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हाथ लगाने की? चुप कर चुड़ैल, इसे तो थप्पड़ मारा है, तेरा तो मुंह नोच लूंगी। मेरी हाइट पर मत जा, भले ही 5 फुट की हूँ, लेकिन मेरा हाथ 10 फुट का है, समझी? और तू चिमकांडी से शक्ल के आदमी, ना तेरे पास लुक्स है और ना ही तेरे पास पैसा है और ना ही लॉयल्टी। मैंने तुझ जैसे इंसान पर अपना प्यार, अपना भरोसा, अपना वक्त जाया किया। अगर इतना मैं गली के किसी आवारा कुत्ते के लिए भी करती ना, तो वो भी मेरा पालतू बन जाता। अब खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहा है? चला जा यहाँ से, वरना धोखेदाड़ी का ऐसा केस ठोकूंगी कि जिंदगी भर दोनों के दोनों चक्की पीसते रहोगे। जाओ यहाँ से। रिंकी का ऐसा रुद्र रूप देखकर रवि और कनिका के साथ साथ पल्लवी भी काफी हैरान हो जाती है। रवि और कनिका जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। रिंकी, तुम ठीक तो हो ना? जिसने आज तक कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, वो आज चंडालिका कैसे बन गई? भाभी, बनना पड़ता है। मैं तो और सुनाने वाली थी, वो तो बस पब्लिक एरिया है इसलिए चुप हो गई। मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है रिंकी। देखो, तुम ऐसा वैसा कुछ मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे भाभी, मैं ऐसा वैसा क्यों करूँगी, वो भी इस कनखजूरे के लिए? अब तो मैं अपनी मर्जी से और अच्छे से जिंदगी जीऊंगी। चलो, अब इस बात पर आपको मेरी तरफ से ट्रीट मिलती है। रिंकी पल्लवी को एक कैफे में ले जाती है, जहां अब दोनों नंद भाभी अच्छे से ब्रेकअप पार्टी को एंजॉय करती है। आखिरकार रिंकी को उसके बॉयफ्रेंड रवि की असलियत के बारे में पता चल गया था, जिसे वो अच्छा खासा सुनाकर अपनी जिंदगी से लात मारकर भगा देती है और अब पहले की तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। तो आखिरकार नंद के बॉयफ्रेंड और इस सौतन का चैप्टर तो यहाँ क्लोज हुआ, लेकिन क्या जेठानी देवरानी के बीच में मनमुटाव कभी खत्म हो पाएंगे, या शांति अपनी छोटी बहू साक्षी की तरह अपनी बड़ी बहू पल्लवी को भी प्यार करेगी, या अब इस परिवार की जिंदगी में और क्या क्या स्यापे आने वाले हैं, इसे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।